गुड मॉर्निंग बच्चों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 7, जिसमें आज हम देखेंगे प्रवेशवाद। भारत विविधता में एकता वाला देश है। भारत कैसा देश है? भारत विविधता में एकता वाला देश है, जिसमें विविध भाषा बोलने वाले, विविध धर्म, विविध जाति और संस्कृति वाले लोग रहते हैं। हमारे भारत में विविध भाषा बोलने वाले लोग और विविध धर्म को मानने वाले और विविध जाति और संस्कृति वाले लोग रहते हैं। देश में निहित विविधताएं शायद ही किसी देश में देखने को मिलती है। हमारे भारत जैसी विविधता शायद ही किसी देश में हमें देखने को मिलती है। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से लोग रहते हो, तब उनमें अपनत्व की भावना जगती है, यानी अपनेपन की भावना जगती है। भाषा, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली, ऐतिहासिक परंपराएं आदि एक दूसरे के साथ सामान्य रखने के कारण एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति प्रेम अधिक मजबूत बनता है। सांस्कृतिक विकास किसी एक जाति अथवा लोगों के सामूहिक प्रयत्नों और सिद्धियों या सामूहिक परिणाम होता है। प्रवेशवाद को प्रोत्साहन देना या उसका प्रभाव बढ़ने के लिए अमुक नेता, अगुवा या कुछ उपद्रवी तत्व लोगों की भावनाओं को बहकाने का कार्य भी करते हैं। इस तरह प्रवेशवाद की वृत्तियों को जगाने वाले और उसे उत्तेजित करने वाले तथा बहकाने वाले तत्व देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। व्यक्ति को विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, उसे सिद्ध करने की प्रेरणा देना भी आवश्यक है। अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ऐसी भावना से प्रदेश का विकास सर्वांगीण नहीं हो सकता, यानी प्रदेश का पूरा विकास नहीं हो सकता। साथ ही यदि वह उग्र स्वरूप धारण करे तो वह अनिश्चितता को आमंत्रित करता है। अपने प्रदेश और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। समग्र देश के हित का ध्यान रखना आवश्यक है। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊंचा रहना चाहिए। भारतीय समाज में विदेशी लोगों और उनके सांस्कृतिक मूल्यों का एक प्रकार का समन्वयकरण हुआ, परंतु साथ साथ वे सभी लोग जिन जिन प्रदेशों में बसे और स्थायी निवास करने से वहाँ की भूमि के लिए एक प्रकार का लगाव और प्रेम भाव पैदा हुआ, जिसे प्रवेशवाद की भावना भी कहते हैं। ऐसा प्रेम या भावना का होना लंबी अवधि की प्रक्रिया का परिणाम था। समय बीतने पर प्रवेशवाद की भावना में संकुचितता पैदा होने लगी। प्रादेशिकता के उदय और विकास के लिए भाषा, जाति और धर्म, इन तीनों तत्वों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भाषावाद के प्रादेशिकवाद को प्रोत्साहन मिला, यानी कि जो भाषा थी उसे प्रादेशिकवाद को प्रोत्साहन मिला। उत्तर भारत में हिंदी भाषा और दक्षिण भारत से हिंदी भाषा से प्रवेशवाद की मांग तीव्र हुई। भारत में प्रवेशवाद की उग्रता तो देश में भाषावार राज्यों को पुनः रचना करने के लिए बने आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ निर्मित कानून और उसका अमल कराने के बाद के समय में देखा गया। अब है धर्म और जाति। भारत में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। कुछ राज्यों में किसी एक ही कौम के बहुसंख्यक लोग अपना धर्म पालन करके रहते हैं। उदाहरण स्वरूप नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल आदि के रीति रिवाज, जीवन शैली, व्यवसाय में विविधता रही है। आसाम में बोडो जाति के लोग अपने अलग प्रदेश के लिए उग्र आंदोलन चला रहे हैं। वहाँ उल्फा उग्रवादी भी सक्रिय है। प्रवेशवाद के कारण पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ, यानी दोनों अलग हो गए। इसी तरह बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों की रचना हुई है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में से अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग हो रही है।
इस तरह से एक ही प्रदेश में बहुमत वाले और एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग करें, अपने प्रदेश का विकास करें और लाभ प्राप्ति के लिए आंदोलन करें तो वह देश के हित में नहीं है। भारत के संविधान में भारत की सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। राज्यों की पुनर्रचना के समय प्रादेशिक भावना की अपेक्षा समग्र देश की राष्ट्रीय एकता का विचार करके निर्णय लेना चाहिए। अब है प्रादेशिक असमानता। विदेशी शासकों ने जहां आर्थिक लाभ न प्राप्त हो वहां ऐसे विकासात्मक कार्य नहीं किए गए, यानी कि विकास के कार्य नहीं किए गए। परिणाम स्वरूप ऐसे में प्रादेशिक असमानता विकसित हुई, उसका विकास हुआ। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की रचना हुई जो विकास कर सके। उसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग प्रदेशों का आर्थिक सहित अन्य क्षेत्र में संतुलित विकास करना था। प्रवेशवाद के दबाव, राजनीतिक कारणों से विकास योजनाएं अपने प्रदेश में ले जाने की खींचातान, विकास के स्रोत, मजदूरी आदि अनेक परिबल उसमें भूमिका निभाते रहे। इससे संतुलित विकास के मामले में असमानता दिखाई देती है, यानी कि असमान है। इस तरह देश में विकसित, मध्यम विकसित और अल्प विकसित राज्य देखने को मिलते हैं। ये 3 प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं। कुछ राज्यों के आंतरिक प्रादेशिक विकास में भी असमानता देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र विकसित कक्षा में है, परंतु विदर्भ और मराठावाड़ा जैसे क्षेत्र पिछड़े हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में रायलसीमा तथा तेलंगाना राज्य के कुछ क्षेत्र अल्प विकसित है। कई राज्य कृषि विकास में तो कई औद्योगिक विकास में विशेष आगे है। इस तरह राज्यों के बीच असमानता के लिए अनेक कारण देखने को मिलते हैं। उनमें से प्रवेशवाद का जन्म होता है। 2 पड़ोसी राज्य भारत के हो तो भी सीमा जमीन के संबंध में विवाद चल रहे हैं। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य के बीच तथा पंजाब और हरियाणा राज्यों की सीमा के संबंध में भूमि विवाद चल रहा है। किसी प्रदेश की भूमि पर जल वितरण और खनिज जल, औद्योगिक कच्चा माल और कृषि क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार लाभ स्वयं को मिले, ऐसी संकुचित मनोवृत्ति कई जगहों पर दृष्टिगोचर होती है। इस प्रवेशवाद या प्रादेशिक संकुचित भावना के क्षुद्र स्वार्थ या महत्वाकांक्षा के कारण राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंच जाती है। देश स्वतंत्र होने के पश्चात प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊंचा है और उसे स्वीकार कर राष्ट्रीय भावना का विकास कर राष्ट्र की गरिमा स्थान ऊंचा बना रहे, ऐसे उपाय करने चाहिए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास। विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत ने अंतिम आधी सदी में टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में जो सिद्धियां प्राप्त की है वह अविकसित अति विकसित देशों की बराबरी कर सकने जैसी है, ऐसा हम कह सकते हैं। मर्यादित और अल्प साधन, साक्षरता की कम मात्रा के परिप्रेक्ष्य में भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्षेत्र का विकास उल्लेखनीय माना जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत का नेतृत्व करने वाले महानुभाव और विविध विज्ञान वैज्ञानिकों जैसे कि डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सीवी रामन तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र के सर एम विश्वेश्वरैया, राम पिथोड़ा, डॉक्टर एमपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को सफल बनाने वाले श्रीधरन तथा ऐसे अन्य वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट आदि के योगदान भी उल्लेखनीय माने जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों की संस्थाएं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो तथा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सहित अनेक संस्थाएं गिनी जा सकती है। भारतीय महिलाओं का भी इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान रहा है, जो हम निम्नलिखित कोष्टक में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त
विविध क्षेत्र में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है और इन्होंने राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्वतंत्रता के समय अनाज के लिए परावलंबी रहने वाले अपने देश में आज़ादी के बाद जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर भी कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्वावलंबन महत्वपूर्ण सिद्धि मानी जा सकती है। बहुलक्षीय बांध बनाने के लिए जलाशय, नहर, जल संचय के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र में कार्यरत टेक्नोलॉजी का उपयोग तथा कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से सतत होने वाले संशोधनों का भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परमाणु विज्ञान और टेक्नोलॉजी का शांतिमय उपयोग करने के लिए संशोधन संस्थाएं और प्रयोगशालाओं का उल्लेख करना पड़ेगा। भाभा परमाणु क्षेत्र संशोधन उपरांत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोक्रेटों के संयुक्त पुरुषार्थ द्वारा बनाए गए परमाणु केंद्रों द्वारा ऊर्जा की मांग को पूरा करने में हम सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए राजस्थान के पोखरण में 2 बार किए गए अणु परीक्षण को हम समस्त विश्व को ध्यान में लेना पड़ा है। अवकाश संशोधन क्षेत्र में भारत के बाह्य अवकाश में उपग्रह छोड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार के यान और अंत में मंगल ग्रह पर पहुंचने का अभियान तथा क्रमशः आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी तथा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उपग्रह छोड़ने में संपूर्ण स्वावलंबन एक अद्वितीय उपलब्धि मानी जाएगी। इस सिद्धि के लिए भारत की संस्था इसरो की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। इतना ही नहीं, वैश्विक कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिकों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इतना ही नहीं, वैश्विक कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कक्षाओं में भारतीय वैज्ञानिकों के उल्लेखनीय योगदान देखने को मिलते हैं। संदेश व्यवहार के क्षेत्र में टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैक्स, ईमेल, ट्विटर और कंप्यूटर व्हाट्सएप द्वारा भारत विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों की पंक्ति में आ गया है। उद्योग, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग और उनमें हो रहे सतत संशोधन और विकास के कारण डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के नारे विश्वविख्यात बन गए हैं। समुद्री संशोधन के क्षेत्र के विकास के प्रयास, मानव संसाधनों के उत्तम उपयोग के प्रयास, मार्गों और बंदरगाहों का विकास तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हो रहे प्रयास सीमा चिन्ह रूप है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून का दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य का द्योतक है। स्वाध्याय आपको होमवर्क में लिखना और याद करना होगा।